जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू अवेकनिंग क्लासेस। सो सुपरवाइजर का स्पेशलाइजेशन पोर्शन वी आर डिस्कसिंग। अपने लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट 3 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। आपका जो 4th चैप्टर है उसमें पहला सब यूनिट आज हम स्टार्ट करेंगे पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट से। देखो, इससे पहले यूनिट 3 जो हमने डिस्कस करा है उसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो ऑलरेडी मैंने कवर करवा दिए। जो कुछ पहले पढ़ाया हुआ था यूनिट 1 यूनिट 2 में वो मैंने वापस रिपीट नहीं करवाया, ठीक है। इसी तरह पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट जो एग्जाम के लिए आपके टॉपिक है, इसमें ज़्यादातर डेटा वगैरह पूछने के चांसेस हैं। अभी तक का जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद जो एग्जाम की डेट नोटिफाई होने के साथ साथ वाला डेटा है वो मैं साथ करंट अफेयर्स के साथ आपको इन टॉपिक्स को रिलेट करके पढ़ा दूंगा। तो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप धीरे धीरे बस इसको कवर करते चलें। 4th चैप्टर में हम पहुंच गए, 6th चैप्टर के भी ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स हो गए। कुछ 3-4 टॉपिक रहते हैं वो भी मैं कवर करवा दूंगा। और बहुत जल्दी मैं आपके सेक्शनल टेस्ट स्टार्ट करूंगा। जब आपका यूनिट 4th कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद आपके सेक्शनल काइंड ऑफ मॉक टेस्ट में आपको प्रोवाइड करूंगा, जिसमें हर यूनिट का यूनिट वाइज मैं आपका मॉक टेस्ट लूंगा। आपको पता भी चलेगा कि आप जो पढ़ा है कि क्या वो आप एग्जाम में अप्लाई भी कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। सो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। और कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना, डू यू नीड सेक्शनल टेस्ट? अगर आपको चाहिए तो आप बताना, फिर मैं एक टाइम टेबल सेट करूंगा। बट यूनिट 4th कंप्लीट होने के बाद ही आपको सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, यूनिट वाइज डेट आपको नोटिफाई कर दी जाएगी, ठीक है। तो पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट से आज के लेक्चर की शुरुआत करेंगे। देखो, सबसे पहली बात, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट ये दोनों टर्मिनोलॉजीज आपको पता ही है क्या होती है। पॉवर्टी बेसिकली क्या होता है? पॉवर्टी एक ऐसी कंडीशन है, पॉवर्टी एक कंडीशन का नाम है, एक ऐसी कंडीशन जिसमें इंडिविजुअल के पास रिसोर्सेज नहीं होते, ठीक है, कि वो अपने मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मीट कर सके, मिनिमम जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सके, जैसे फूड का, शेल्टर है, क्लॉथिंग है। जब एक इंडिविजुअल इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाता, उसकी ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं पॉवर्टी, ठीक है। पॉवर्टी डिफरेंट टाइप्स की है, इसमें एब्सोल्यूट पॉवर्टी भी होती है, रिलेटिव पॉवर्टी भी होती है। हमने ऑलरेडी भी पढ़ी हुई है और आज के इस लेक्चर में भी इसको कवर करवाएंगे, ठीक है। तो पॉवर्टी तो आपको समझ आ गया, पॉवर्टी बेसिकली होती क्या है? इट इज अ कंडीशन जिसमें इंडिविजुअल के पास रिसोर्सेज नहीं होते कि वो अपनी लाइफ सस्टेनिंग जरूरतों को भी पूरा कर पाए। देन वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? देखो, अनएम्प्लॉयमेंट भी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? जैसे अभी हम सब इस कंडीशन पे हैं, ठीक है। आपके साथ में खुद को भी रिलेट करके चल रहा हूं क्योंकि आपको ऐसा फील ना हो। अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एक इंडिविजुअल है, वो एम्प्लॉयमेंट के लिए सर्च कर रहा है बट अनएबल टू फाइंड वर्क। मतलब हम सर्च करें कि हमें नौकरी मिले किसी भी तरह की, वो प्राइवेट सेक्टर भी हो सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर भी होता है, बट हमें अगर नौकरी नहीं मिल रही है, हमें काम नहीं मिल रहा है, उस कंडीशन को हम बोलेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयड वो पर्सन होता है हु इज ऐसा पर्सन, देखो, जो घर पे लेटा हुआ है, जिसको जॉब लेनी ही नहीं है, जिसको प्राइवेट काम करना ही नहीं है, वो अनएम्प्लॉयड में नहीं कंसीडर किया जाएगा। अनएम्प्लॉयड वो पर्सन होता है जो सर्च कर रहा है जॉब के लिए बट उसको जॉब मिल नहीं रही है। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इंडिविजुअल एम्प्लॉयमेंट के लिए सर्च कर रहा है बट अनेबल टू फाइंड वर्क, ठीक है। तो आई होप आपको अनएम्प्लॉयमेंट का मेन डेफिनेशन समझ आएगा। इसमें इंडिविजुअल सर्च करता है जॉब के लिए बट उसको मिल नहीं रही है। अगर कोई सर्च ही नहीं कर रहा है उसको हम अनएम्प्लॉय कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब क्वेश्चंस के साथ साथ इसको इन डेप्थ हम डिस्कस करेंगे। सिंपल से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। इस क्वेश्चन का तो आप खुद ही आंसर दे दोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफाइंड एज अ कंडीशन? इनमें से किसको डिफाइन किया जाता है एक ऐसी कंडीशन है इन विच एनी इंडिविजुअल और हाउस होल्ड लाइक द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, लाइक नहीं है यहाँ पे, इस वर्ड को चेंज करना, लैक, फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, कमी है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफाइंड एज अ कंडीशन जिसमें एनी इंडिविजुअल और हाउस होल्ड लैक द फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू अफोर्ड अ बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? वो कौन सी कंडीशन होती है जिसमें एक इंडिविजुअल या किसी घर के पास रिसोर्सेज नहीं होते, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कि वो बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को पूरा कर पाए, वो रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। तो वो कौन सी कंडीशन होती है, उसको क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट या नन? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता ही है, ऑलरेडी एक्सप्लेन है, पॉवर्टी। पॉवर्टी ही इस कंडीशन को बोलते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है, इतना सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखो, पॉवर्टी निकालने के इंडेक्सेस हैं, उस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है, इसको कौन रिलीज करता है? नीति आयोग, नेशनल सैंपल सर्वे, बोथ, दोनों मिलकर करते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम। तो कौन करता है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एक इंडेक्स है जिसमें रैंकिंग की जाती है, डिफरेंट स्टेट्स की रैंकिंग की जाएगी, उनको दिया जाएगा कि उनमें कितना पॉवर्टी का इंडेक्स है, ठीक है। अब देखो, यहां पर नेशनल बात हो, इसका मतलब इंडिया लेवल पे बात हो रही है। जब भी नेशनल वर्ड आ गया तो इंडिया लेवल पे बात हो रही है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तो हो नहीं सकता, ये तो वर्ल्ड लेवल की बात करता है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो ये नहीं है बेसिकली। तो इंडिया में जो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स या मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन निकालता है? नीति आयोग निकालता है। कौन निकालता है? नीति आयोग। देखो, सुनो मेरी बात, ध्यान से समझो। एक होता है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। क्या? ग्लोबल
मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये वर्ल्ड लेवल पे निकलता है। ये कौन निकालता है? पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए, ये निकालता है ओपीएचआई एंड यूएनडीपी, ये दोनों मिलके निकालते हैं। ओपीएचआई एंड यूएनडीपी इसको मिलके निकालते हैं। इसमें अमृता सेन और एक पाकिस्तान की एक इकोनॉमिस्ट है, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। ओपीएचआई एंड यूएनडीपी मिलके ग्लोबल वर्ल्ड लेवल पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकालते हैं। ओपीएचआई की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ओपीएचआई की फुल फॉर्म है, लिख लो कहीं पर। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ओपीएचआई एंड यूएनडीपी मिलकर निकालते हैं, ठीक है। ये जो निकालते हैं ना मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसमें 3 डायमेंशंस हैं, ध्यान से सुनो। कितनी डायमेंशंस हैं? 3 डायमेंशंस हैं। और कितने इंडिकेटर्स हैं? 10 इंडिकेटर्स हैं। अभी मैं वर्ल्ड लेवल पे बात कर रहा हूं, अभी मैं इंडिया में नहीं आया हूं। वर्ल्ड लेवल पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को बोलते हैं ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। कौन निकालता है? ओपीएचआई एंड यूएनडीपी। कितने डायमेंशंस हैं यहां पर? 3 डायमेंशंस में कैलकुलेट किए जाते हैं। और कितने इंडिकेटर्स लिए जाते हैं? 10 इंडिकेटर्स लिए जाते हैं। अभी मैं ये सारे बताऊंगा। जब हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है जो नीति आयोग निकालता है। इसमें भी 3 डायमेंशन है, बट इसमें इंडिकेटर 12 हैं। ये याद रखना, कितने इंडिकेटर हैं? 12। 2 इंडिकेटर्स इंडिया में बढ़ जाते हैं, तो वो मैं बताऊंगा कौन से बढ़ते। तो पहले हम वर्ल्ड लेवल में बात कर रहे थे ना, कौन सी 3 डायमेंशन है। ध्यान से इन चीजों को देख लो, क्योंकि पॉवर्टी पढ़ रहे हो तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स तो आपको आना चाहिए। तो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में जो 3 डायमेंशन है, कौन सी 3 डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं? एक तो हेल्थ वाइज देखते हैं कि कितनी पॉवर्टी है। दूसरा हम देखेंगे एजुकेशन लेवल पे, क्योंकि अगर आपके पास पॉवर्टी है उसका इंपैक्ट हेल्थ में भी होगा, एजुकेशन में भी होगा, और आपके लिविंग स्टैंडर्ड, इन तीनों चीजों से ही पता चलेगा। लिविंग स्टैंडर्ड, ये 3 आपकी डायमेंशंस हैं, ठीक है। इन डायमेंशंस के अंदर मैंने आपको बोला वर्ल्ड लेवल में जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स है उसमें कितने इंडिकेटर्स हैं? 10 इंडिकेटर। तो हेल्थ के अंदर कौन कौन सा इंडिकेटर्स आ जाता है? एक आ जाता है न्यूट्रिशन, कि मतलब लेवल ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ठीक है। और दूसरा आ जाता है चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, तो बच्चों की मोर्टेलिटी का रेट कितना, क्या आ गया सेकंड? चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, ये लिख लो कहीं पर, ठीक है। चाइल्ड मोर्टेलिटी का क्या रेट है। 2 चीजें होगी। ये आ गया हेल्थ में। एजुकेशन के अंदर हम देखते हैं कितने ईयर्स आप स्कूल में बिता रहे हो, ईयर्स इन स्कूल, ठीक है। और आपका स्कूल अटेंडेंस क्या है, जब आप स्कूल जाते हो तो उसकी अटेंडेंस। ईयर इन स्कूल मतलब एक एवरेज बच्चा कितने साल तक स्कूल में पढ़ता है। और दूसरा आ गया स्कूल अटेंडेंस, ये भी आगे 2। देखो हेल्थ के 2 हो गए, एजुकेशन के 2 हो गए, कितने हो गए? 4। और 6 आएंगे लिविंग स्टैंडर्ड के। कौन से? हम देखते हैं लोगों के पास कुकिंग फ्यूल है कि नहीं है, ठीक है। बनाने के लिए वो क्या यूज करते हैं, कुकिंग फ्यूल कैसा है। सैनिटेशन, साफ सफाई वाला है कि नहीं है हिसाब। ड्रिंकिंग वाटर है या नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर है या नहीं, ये सारे लिविंग स्टैंडर्ड में आते हैं ना, जो रहने की जरूरी है। देन वी हैव इलेक्ट्रिसिटी, then we have electricity, then we have housing, हाउसिंग बाद we have assets, ठीक है। तो कितने हो गए? ये 6 ही हो गए। एक आ गया कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एसेट, 6 ही हो गए। 2 ही हो गए एजुकेशन के अंदर, ईयर इन स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस 8, और 2 हेल्थ के अंदर आ गए न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी। टोटल 10 इंडिकेटर्स आ जाते हैं ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में, जो ओपीएचआई एंड यूएनडीपी निकालता है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन मत रखना, यहां से कोई कंफ्यूजन लेके मत जाना। तो ये हो गया ग्लोबल लेवल पे, ठीक है। अब इंडिया लेवल पे बात करें तो इंडिया लेवल में हम क्या बोलते हैं? नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। कौन निकालता है भाई निकालता है नीति आयोग। नीति आयोग क्या है ये भी बता दूंगा, पता होना चाहिए, वैसे एग्जाम में नहीं पूछा है। नीति आयोग निकालता है। अब नीति आयोग ने क्या किया? डायमेंशन तो यही रखे, हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड, बट 2 और इंडिकेटर बढ़ा दिए। कितने इंडिकेटर हो गए? 12। वो 2 जो बढ़ाए वो कौन से? एक आ गया एंटीनेटल केयर, बच्चों के जो बच्चे होते हैं उनकी केयर कैसी है, एंटीनेटल केयर कैसी है। और दूसरा जो डायमेंशन इसने बढ़ाया दैट इज बैंक अकाउंट, वो आएगा लिविंग स्टैंडर्ड के अंदर। कौन सा? बैंक अकाउंट, कितने खाते ओपन हो रहे हैं ना, तो दैट इज बैंक अकाउंट। तो इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में ये तो है 10, उसके साथ 2 और हैं, एक एंटीनेटल केयर जो हेल्थ डायमेंशन के अंदर आता है, और दूसरा बैंक अकाउंट, वो किसके अंदर आता है? लिविंग स्टैंडर्ड। आई होप आपको अब कोई भी यहां पर डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। अब अगर मैं आपको बताऊं थोड़ा इंडिया का सिनेरियो क्या है। इंडिया में जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है ना, उसमें कमी आई है, मतलब पॉवर्टी कम हुई है। अगर 2013-14 की बात करें, 2013-14 में 21.9% थी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, मतलब पॉवर्टी ज्यादा थी। और अगर हम बात करें 2022-23 की, ठीक है, ये जो डेटा है मेरे पास उसमें बता देता हूँ, 11.28%। तो हमारी पॉवर्टी देखो ड्रास्टिकली रिड्यूस हुई है इंडिया की, ये चीज भी आपने याद रखना है, ठीक है। और हम देख रहे थे नीति आयोग के बारे में। तो नीति आयोग क्या है? देखो नीति आयोग क्या है? नेशनल, पहले नीति आयोग की फुल फॉर्म देखो, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। पहले आपका होता था प्लानिंग कमीशन। क्या होता था? प्लानिंग कमीशन, जो सारे प्लान बनाता। फिर जब मोदी गवर्नमेंट पावर में आई 2014 में, उन्होंने प्लानिंग कमीशन को
रिप्लेस कर दिया किसके साथ, नीति आयोग के साथ। नीति आयोग क्या है, एक थिंक टैंक है। थिंक टैंक मतलब जो पॉलिसीज बनाता है ना, पॉलिसीज बनाता है, और थिंक टैंक है, और ये कौन सी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इस बॉडी के बारे में ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, ना ही पार्लियामेंट के किसी एक्ट से पास हुई है, ये एग्जीक्यूटिव एक्शन से बनी है, तो एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये चीज भी आपने याद रखना है। आई होप आपको मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स और इसकी जो भी डायमेंशन थी वो समझ आ गई होगी। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया इज कैरिड आउट बाय, इंडिया में जो पॉवर्टी के एस्टिमेट बनाता है, कितनी पॉवर्टी है, वो कौन बनाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, नीति आयोग, टास्क फोर्स, IMF, नन ऑफ द। अगर आपको ये नहीं भी आता तब भी आप कर सकते हो, कोई थोड़ा दिमाग से ट्रिक्स भी लगाएगा। देखो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वर्ल्ड लेवल पे, हम इंडिया में बात करें तो IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये भी वर्ल्ड लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है, तो क्या आएगा, नीति आयोग की टास्क फोर्स को काम है कि वो क्या करती है, पॉवर्टी एस्टिमेशन करती है इंडिया में, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, पॉवर्टी एस्टिमेशन इंडिया में नीति आयोग टास्क फोर्स पर करती है, बट कैलकुलेशन कौन करता है, कैलकुलेशन बेसिकली कैलकुलेशन होता है ना, पॉवर्टी लाइन का जो डेटा है उसका कैलकुलेशन होता है, वो डेटा कौन लाता है, डेटा कैप्चर कौन करता है, डेटा कौन लाता है लोगों से, ये भी याद रखना आपने। देखो ना, पॉवर्टी एस्टिमेशन इंडिया में नीति आयोग टास्क फोर्स कर रही है, वो किसी डेटा के बेसिस में कर रही होगी ना, वो डेटा को कौन कैप्चर करता है, वो डेटा को कैप्चर करता है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। कौन करता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये NSSO कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। हमने क्या देखा कि इंडिया में जो पॉवर्टी एस्टिमेशन है भाई, वो नीति आयोग टास्क फोर्स करती है, बट वो जो जिस डेटा के बेसिस में करती है, उस डेटा को कैलकुलेट कौन करता है, उस डेटा को कैप्चर कौन करता है, वो NSSO करता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, MOSPI मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है। अब देखो, अगर हम इंडिया में जो पॉवर्टी एस्टिमेशन कैलकुलेट करते हैं ना, बेसिकली हम वो देखते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बेसिस में। किसके बेसिस में, कंजम्पशन, मतलब एक एवरेज बंदा कितना खर्चा कर पा रहा है उसके बेसिस में हम कैलकुलेट करते हैं, ना कि इनकम लेवल पे। इनकम लेवल पे कैलकुलेट नहीं करते, हम ये नहीं देखते कि किसी की इनकम कितनी है, उस बेसिस में पॉवर्टी नहीं करते। हम देखते हैं कि खर्चा कोई कितना, एक एवरेज रूरल एरिया का बंदा या एवरेज अर्बन एरिया का बंदा कितना खर्चा कर पा रहा है, उसके कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर क्या, उस बेसिस में पॉवर्टी एस्टिमेशन होती है इंडिया में, याद रखना। पॉवर्टी एस्टिमेशन किसके बेसिस में होता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के, इनकम लेवल के बेसिस में नहीं होते। किसी इनकम 60 लाख है, 70 लाख है, इसके बेसिस में हम नहीं कैलकुलेट करते, हम इसके बेसिस में करते हैं कि वो एक दिन में एवरेज कैलोरीज ले पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, कंज्यूम कर पा रहा है कि नहीं जितनी उसको चाहिए, या एक दिन में इतना खर्चा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो डिफरेंट कमेटीज बनी थी जिसने पॉवर्टी एस्टिमेशन के बताया था, वो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। तो ये आपने सिर्फ याद रखें, इंडिया में जो पॉवर्टी एस्टिमेशन होती है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बेसिस में होती है, इनकम लेवल के बेसिस में नहीं होती है, ठीक है। आई होप 3 क्वेश्चन आपको समझ आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विच कमेटी वाज सेट अप टू रिव्यू द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन इन इंडिया इन 2005। 2005 में एक कमेटी बनाई गई थी, ये नहीं बोल रहा कि कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट करी थी, बोला था कमेटी बनाई गई थी, सेटअप। तो कौन सी कमेटी बनाई गई थी 2005 में जिसने रिव्यू करा था पॉवर्टी लाइन, कि पॉवर्टी लाइन किस बेसिस पे डिफाइंड हो। ध्यान से सुनो, इंडिपेंडेंस के बाद, पोस्ट इंडिपेंडेंस का बहुत सारी कमेटीज बनाई गई ये बताने के लिए कि इंडिया में पॉवर्टी लाइन किस बेसिस में डिसाइड होगी, मतलब कब हम बोलेंगे कि ये पर्सन बिलो पॉवर्टी लाइन है, ये अबव पॉवर्टी लाइन है, तो वो किस बेसिस में डिसाइड होगी, ये डिसाइड करने के लिए डिफरेंट कमेटीज बनाएगी। अब पूछा है कि यहाँ पर कौन सी कमेटी 2005 में बनाई गई थी, ठीक है। लखदवाला कमेटी, ये LA की है, लखदवाला कमेटी, सुरेश तेंदुलकर कमेटी, हाशिम कमेटी, रंगराजन कमेटी। तो इनमें से कौन सी कमेटी 2005 में बनाई गई थी, देखो इसमें से सुरेश तेंदुलकर कमेटी 2005 में बनाई गई थी। ध्यान से एक चीज याद रखना, सुरेश तेंदुलकर कमेटी बनाई 2005 में गई थी, इसने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट करी थी, 2009 में। तो रिपोर्ट कब सबमिट करी थी, 2009। एग्जाम में ना अगर 2009 दिया हुआ है रिपोर्ट सबमिट, या सिर्फ लिखा हुआ है सुरेश तेंदुलकर कमेटी कब बनी थी, 2009 में। सेटअप अगर पूछा हुआ है कि वो बनी कब थी, बनी थी 2005 में, बट उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी 2000, इसलिए ज्यादातर 2009 कंसीडर में किया जाता है। ये चीज आप पहले ही याद कर लें, कंफ्यूजन नहीं रखना। सुरेश तेंदुलकर कमेटी जो है वो 2005 में बनाई गई थी, बट इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी 2009, इसलिए हम मैक्सिमम टाइम 2009 को कंसीडर करते हैं। तो इस तरह से आपने याद रखना। तो ये सारी जो है ना, लखतेवाला कमेटी हो गया, हाशिम कमेटी हो गया, रंगराजन कमेटी, एक अलग कमेटी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। ये सारी कमेटीज जो है ये पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए इंडिया में बनाई गई थी, ठीक है। जैसे मैं आपको बता देता हूं, अलग कमेटी ने यह बोला था कि अगर एक पर्सन जो है वो 2400 कैलोरीज से कम
2400 कैलोरीज, मिनिमम कैलोरीज आप जो कंज्यूम करते हैं, 2400 कैलोरीज जो है अगर वो डेली कंज्यूम करता है, इससे कम कंज्यूम करता है रूरल एरियाज में अगर कोई पर्सन एक दिन में 2400 कैलोरी से कम कंज्यूम करता है तो वो पुअर है। वो क्या है? पुअर है। इसी तरह अर्बन एरिया में अगर कोई पर्सन 2100 कैलोरी से कम कंज्यूम करता है, क्योंकि रूरल एरियाज में काम ज्यादा होता है तो ज्यादा कैलोरीज चाहिए, और अगर अर्बन एरियाज में 2100 कैलोरीज से कम जो है वो कंज्यूम करता है अर्बन एरिया में, तो हम उसको पुअर बोलेंगे। तो बेसिकली देखो ये इसने कंडीशन बताई ना कंजम्पशन के बेसिस में। इसी तरह लग्देवाला कमेटी ने भी बताई थी, सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने बताई थी, हाशिम कमेटी ने भी बताई थी, और रंगराजन कमेटी ने भी बताई थी। ये आपने मुझे बताया। फॉर एग्जाम्पल रंगराजन का भी बता देता हूं। रंगराजन कमेटी ने बोला था अगर एक पर्सन रूरल एरियाज में एक महीने का खर्चा करता है 972, ठीक है, और अर्बन एरिया में 1407, अगर एक महीने में एक पर्सन जो है वो 972 से कम खर्चा कर रहा है रूरल एरिया में, कहां पे? रूरल एरिया में, तो हम उसको पुअर मानेंगे। और अर्बन एरिया में अगर 1407 से कम खर्चा, क्योंकि अर्बन एरिया में खर्चा ज्यादा है ना, अगर 1407 से कम खर्चा कर रहा है एक महीने में तो हम उसको पुअर मानेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये डिफरेंट कमेटीज ने डिफरेंट बताया था क्राइटेरिया। ये आपने मुझे आपका आज का होम असाइनमेंट है। अगर आप होम असाइनमेंट को पूरा नहीं करते और अगर आपका पेपर क्वालिफाई नहीं होता फिर मुझे आप ब्लेम नहीं कर सकते। जो मैं आपको क्वेश्चन देता हूं आप सबने लिखना है। फॉर एग्जांपल हर पर्सन ने मुझे बताना है, सिर्फ 4 कमेटीज का पूछूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो अलग कमेटी का, ये मैंने बता दिया, ये भी लिखना कमेंट सेक्शन में। रंगराजन कमेटी ने क्या बोला था, किस बेसिस में हम पॉवर्टी डिसाइड करेंगे, जैसे मैंने अभी बताया ना इसका 970 40। सुरेश तेंदुलकर भी बताना और लग्देवाला भी बताना। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अलग कमेटी एक, सुरेश तेंदुलकर, रंगराजन और लग्देवाला कमेटी, इन्होंने क्या क्या बताए हैं और एट प्रेजेंट हम कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशंस को यूज करें, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं इनका भी बता देता हूं। लग्देवाला कमेटी जो है 1989 में सेटअप की गई थी, बट इसने अपनी रिपोर्ट 1993 में सबमिट करी थी, तो लग्देवाला कमेटी 1993 कंसीडर की जाती है। रंगराजन कमेटी 2012 में बनाई गई थी, बट इसने अपनी रिपोर्ट जो रिपोर्ट सबमिट करी थी वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। रंगराजन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी 2012 में। ठीक है, उसके बाद 2012 में बनाई गई थी रिपोर्ट, जो है 2014 में सबमिट करी थी, ये याद रखना। लग्देवाला कमेटी 1989 में सेटअप की गई थी, रिपोर्ट 1993 में सबमिट करी थी। रंगराजन कमेटी 2012 में बनाई गई थी, रिपोर्ट 2014 में सबमिट करी थी। ये पॉइंट आपने याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। इसी तरह हाशिम कमेटी नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट आप फिर भी याद कर लो 2012 में रिपोर्ट सबमिट करी थी। तो जो मैंने कमेटीज के यहाँ पर नाम लिखे ना, उन कमेटीज ने क्या क्या रिकमेंडेशन दी थी पॉवर्टी लाइन के लिए, मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। अभी वीडियो पॉज करके सर्च करके लिखो, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। हर चीज में यहां पर आपको एक लेक्चर में नहीं बता, मैं मैक्सिमम आपको कवर करवा देता हूं और जो होम असाइनमेंट दे देता हूं उसको मिला के ना पूरा कवर हो जाएगा। बाकी जो है सेक्शनल टेस्ट और मॉक एमसीक्यूज बाद में जो रिपीट आएंगे उसमें हम कवर कर लेंगे। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। अंडर प्रधानमंत्री मातृ मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, सॉरी मातृ वंदना योजना, वो वहां से याद आ रहा है चैप्टर 6 से। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY जो है हमारे पास, लोन्स आर गिवन अंडर विच कैटेगरी, इसमें लोन्स दिए जाते हैं ना बेसिकली। ये देखो मुद्रा की जो फुल फॉर्म होती है ना, पहले मुद्रा की फुल फॉर्म ही देख लो। मुद्रा की फुल फॉर्म होती है माइक्रो यूनिट, मतलब छोटे छोटे अगर आप यूनिट लगाना चाहते हो काम के लिए, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट, उसको आप डेवलप कर सकते हो और रीफाइनेंस कर सकते हो, रीफाइनेंस एजेंसी। तो मुद्रा की फुल फॉर्म ही होते हैं माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ये बेसिकली कुछ लोन्स दिए जाते हैं ना, लोन्स दिए जाते हैं। तो कौन सी कैटेगरी में लोन दिया जाता है? शिशु में, किशोर में, तरुण में, या ऑल ऑफ द अबव? देखो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में जो लोन्स दिए जाते हैं ना वो इन सब फॉर्म में लिए जाते हैं। क्या? फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर होता क्या, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में अगर कोई बंदा अपना यूनिट सेटअप करना चाहता है या रीफाइनेंस करना चाहता है, उसके लिए वो लोन ले सकता है। कितना लोन ले सकता है? अप टू 10 लाख। कितना लोन ले सकता है? 10 लाख तक। कितना लोन ले सकता है? 10 लाख तक वो लोन ले सकता है। अब शिशु में कितना लोन मिलता है? 0 से 50,000 रुपए तक लोन मिलेगा तो उसको बोलेंगे शिशु लोन। ठीक है, इसी के अंदर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर। ठीक है, किशोर लोन जो होता है वो 50,000 से 5 लाख तक आप लोन ले सकते हो। इसमें कितना? 5,000 से 50 लाख और 5 लाख तक। और तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक आप लोन ले सकते हो। तरुण लोन किसको बोलते हैं? जब 5 लाख से 10 लाख तक आपने लोन लिया। ठीक है, अगर आपकी अच्छी कंडीशन है, आप टाइमली लोन रिपे कर पा रहे हो, तो इस बेसिस में आपको ये लोन मिले जाते हैं। शिशु जो है वो 50,000 तक है, किशोर 50,000 से 5 लाख, तरुण होता है 5 लाख। ये शिशु होता है बिल्कुल छोटा बच्चा, किशोर होता है जब जवानी आ रही है, तरुण होता है जो जवान बच्चा हो। तो ऐसे ऐसे इनकी जो वैल्यू है वो भी बढ़ रही है, 50,000 तक, 5 लाख तक, देन 10 लाख तक। ठीक है, आई होप मुद्रा योजना जो है आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो आपको कवर हो गई है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां तक हमने पॉवर्टी, एक और क्वेश्चन है पॉवर्टी का, वो भी देख लें, उसके बाद हम पॉवर्टी जो है वो कंप्लीट कर लें, अनएम्प्लॉयमेंट और स्विच करेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया? इंडिया में पॉवर्टी का क्या
कॉज है? भाई पॉवर्टी के बहुत से कॉजेज है, थोड़ा दिमाग लगा लेना, कोई भी कॉज दे सकता है, एग्जाम में मार्क कर देना, ठीक है। बहुत से कॉजेज हो सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत बड़ा कॉज है, अगर एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है तो भाई गरीबी ही होगी। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, तो इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इससे भी पॉवर्टी है, ठीक है। रिसोर्सेज कम है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो भाई पॉवर्टी तो आएगी। लो रेट ऑफ इकोनॉमिक, इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रेट जो है वो कम है, ये भी एक रीजन है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दीज आर द फॉलोइंग कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, ठीक है। देयर आर द फॉलोइंग कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2019? 2019 के इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया था कि कौन से लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन, उनमें से कौन सी स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है। इसमें आप एस्टिमेशन भी कर सकते थे, यूपी, केरला, ओडिशा या महाराष्ट्र। तो कौन सी स्टेट है? यूपी स्टेट है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन, इकोनॉमिक सर्वे 2019। देखो जब एग्जाम आएगा उसके पास में कोई नया डेटा अगर कोई आया होगा तो उसको भी बता दूंगा जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट होगा। अभी आप इतना याद रख सकते हैं, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8। ये सिंपल चीजें बार बार बताने के लिए नहीं है, जो इंपॉर्टेंट समझाने वाली चीजें वो मैं आपको साथ साथ कवर करवाऊंगा। डैश पॉवर्टी इज अ कंडीशन, अब ये आ गया पॉवर्टी की टाइप्स। डैश पॉवर्टी इज द कंडीशन इन विच पीपल लैक द मिनिमम अमाउंट ऑफ इनकम नीडेड इन ऑर्डर टू मेंटेन द एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन द सोसाइटी इन विच दे लिव। देखो उस कौन सी पॉवर्टी बोलते हैं जिसमें पर्सन के पास मिनिमम अमाउंट ऑफ इनकम नहीं है ताकि वो एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सोसाइटी में मेंटेन कर पाए। यहां पर सोसाइटी की बात हो रही है। दो चीजें होती है, देखो भाई दो तरह की पॉवर्टी कंसीडर की गई है। एक पॉवर्टी ये है कि भाई आपके पास रोटी कपड़ा मकान भी नहीं है, आपके पास मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो आपको रहने के लिए चाहिए वो भी नहीं है। दूसरा होता है कि ऐसी पॉवर्टी आपके पास रोटी कपड़ा मकान है बट आप सोसाइटी के अकॉर्डिंग गरीब हो, ठीक है। जब दूसरों के पर्सपेक्टिव आ जाता है ना, फॉर एग्जाम्पल जब मैं किसी को ऐसे में एक्सपोज करो, एक पर्सन है वो ऐसे एक सक्सेसफुल पर्सन है बट जब वो अंबानी के साथ कंपेयर करेगा तो वो तो बोलेगा भाई मैं गरीब हूं, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर वही बात हो रही है। एक ऐसी पॉवर्टी की एक टाइप है जिसमें आपके पास वो मिनिमम अमाउंट ऑफ इनकम नहीं है अगर आप एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो सोसाइटी में है उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे। सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से सोचा यहां पे, इस पॉवर्टी को बोलते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी में आप बहुत ज्यादा गरीब नहीं हो, मतलब आपके पास रोटी मिल रही है, आपको पानी मिल रहा है, आपको शेल्टर मिल रहा है, बट सोसाइटी के हिसाब से आप गरीब हो, दैट इज नोन एज रिलेटिव पॉवर्टी। एक होता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, ये दो मेन टाइप्स है पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी वो पॉवर्टी होती है जिसमें आपके पास ना जो जरूरत की चीजें, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है वो भी नहीं है, फॉर एग्जांपल रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट और रिलेटिव पॉवर्टी का डिफरेंस, रिलेटिव होता है जब आप इन रिलेशन टू अदर डिस्कस करते हो, सोसाइटी के हिसाब से खुद को गरीब या अमीर देखते हो, दैट इज रिलेटिव पॉवर्टी। और एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या हो गया? आप जब टाइम के अकॉर्डिंग नहीं, आप सिर्फ आपको सिंपल जो नेसेसिटीज हैं वो भी नहीं मिलती हैं, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको एब्सोल्यूट और रिलेटिव पॉवर्टी जो है वो क्लियर हो गया होगा। देखो इवन मैं आपको एक चीज ये भी याद यहाँ पे बता दूं, हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी पढ़े थे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो कल भी समझाए थे मैंने आपको, उसमें जो SDG 1 है ना वो नो पॉवर्टी के साथ डील करता है। एग्जाम में जाने से पहले SDGs देख के जाना, मैं करवा के जाऊंगा क्योंकि आपका टॉपिक ही सोशियोलॉजी में ऐसा है कि आपको ये पता होना चाहिए। तो नो पॉवर्टी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 के साथ डील करता है, ये याद कर लो, क्योंकि आप पॉवर्टी ही खत्म करने की बात करें, पॉवर्टी ही टॉपिक पढ़ो, तो SDG 1 ही नो पॉवर्टी के साथ डील करता है, हमें पॉवर्टी को खत्म करना। और SDG 4 भी देख लेना, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो क्वालिटी एजुकेशन, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है तो क्वालिटी एजुकेशन के साथ कहीं ना कहीं लिंक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर क्वालिटी एजुकेशन, देखो यार ये मैं पढ़ा दूंगा, SDG में आपको पढ़ा दूंगा, मुझे याद करवा देना बीच में कभी, जब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद SDG का एक लेक्चर ले लूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। MG नरेगा एक आपकी स्कीम है, ये MG होगा, M नरेगा नहीं, MG नरेगा, ठीक है। MG नरेगा, M नरेगा भी लिखते हैं कई बार इसको। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है, इसमें लीगल गारंटी दी जाती है, आपको लीगली गारंटी, अगर सपोज करो आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जा रही है तो आपको कुछ ना कुछ पैसे दिए जाएंगे। फॉर एम्प्लॉयमेंट एट मिनिमम वेजेस में वो सेट किया जाता है, फॉर एटलीस्ट हाउ मेनी डेज इन अ फाइनेंस। MG नरेगा के तहत जो अनस्किल्ड, ध्यान से याद रखना, स्किल्ड नहीं के लिए, ये अनस्किल्ड वर्कर्स जो हैं जो रूरल एरियाज में रहते हैं उनको जो है गारंटीड एम्प्लॉयमेंट दी जाती है। एक साल में, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में कितने दिनों की गारंटीड एम्प्लॉयमेंट दी जाती है? 30 दिनों की, 45 दिनों की, 60 दिनों की या 100 दिनों की। तो कितने दिनों की जो गारंटीड एम्प्लॉयमेंट दी जाती है? 100 डेज की। ध्यान से सुनो मेरी बात, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। तो MG नरेगा जो है उसमें क्या होता है, पहली बात, MG नरेगा कौन सी मिनिस्ट्री डील करी है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट दी जा रही है तो रूरल एरिया में रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इसके साथ डील कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि 100 दिनों का काम जो है दिया जाता है
किसको दिया जाएगा, ध्यान से सुनो, एक फैमिली के, कोई भी रूरल हाउस होल्ड है, कोई एक फैमिली है, उसमें जो एडल्ट पर्सन होगा ना, उसमें जो रूरल हाउस होल्ड के एडल्ट पर्सन को, हर एक को नहीं दिया जा रहा है, एक घर का जो रूरल एरिया का एडल्ट पर्सन होगा उसको दिया जाता है 100 दिन का गारंटीड काम। अगर सपोज करो उसको 15 दिन के बाद काम नहीं मिल रहा है ना, 15 दिन में काम नहीं मिला तो उसको कुछ ना कुछ कंपनसेशन दी जाएगी, बट 100 दिन का काम एक साल में देना इज मैंडेटरी। अगर उसने अप्लाई किया उसके 15 दिन के अंदर अंदर उसको काम मिलना चाहिए। किसको दिया जाता है, किसी भी रूरल एरिया की स्कीम है, रूरल हाउस होल्ड के एडल्ट पर्सन को ये काम दिया जाता है। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ था, 2002 में स्टार्ट हुआ था। कौन सी मिनिस्ट्री, मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये पॉइंट आपने याद रखना, एटलीस्ट जो है 1/3 इसमें वुमेन भी कवर होनी चाहिए, ये भी पॉइंट आप याद रख सकते हो। तो एमजी नरेगा एक स्कीम है, 2002 में आई थी। इस स्कीम में क्या होता है, लेकिन यहाँ पर ना अनस्किल्ड मैनुअल वर्क की बात हो, स्किल्ड नहीं अनस्किल्ड मैनुअल वर्क की बात हो रही है। 100 दिन का मिनिमम काम एक फाइनेंशियल ईयर में मिलेगा, और किसी भी हाउस होल्ड, रूरल एरिया के हाउस होल्ड के एडल्ट पर्सन को मिलता है। हर एक पर्सन को नहीं मिलता है, फैमिली के रूरल हाउस होल्ड के एडल्ट पर्सन को मिलता है, किसी भी रूरल फैमिली के। ये पॉइंट आपने याद रखना, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, एमजी नरेगा आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डैश पुअर who are the people who move in and out of poverty on regular basis। देखो यार ध्यान से सुनो, ये आपकी पॉवर्टी लाइन है, एक पर्सन है वो कभी अमीर हो रहा है कभी गरीब हो रहा है। ये मतलब अमीर मतलब अबव पॉवर्टी लाइन अगर मैं कंसीडर करता हूँ अमीर, और बिलो पॉवर्टी लाइन मैं कंसीडर करता हूँ गरीब। ये आपके आगे पॉवर्टी लाइन। और कह रहा है कि पर्सन वो है जो मूव इन एंड आउट ऑफ पॉवर्टी, मतलब कभी वो पॉवर्टी मतलब नीचे जा रहा है पॉवर्टी में, कभी वो पॉवर्टी से बाहर आ रहा है। ऐसी पॉवर्टी को, ऐसे पुअर को क्या बोलेंगे, पुअर की डिफरेंट टाइप्स हैं, ऐसे पुअर को क्या बोलेंगे, चर्निंग पुअर, एब्सोल्यूट पुअर, ओकेजनली पुअर, या नन ऑफ द अबव। देखो ऐसे पुअर को बोलते हैं चर्निंग पुअर। चर्निंग पुअर वो होता है कभी पॉवर्टी में आ रहा है कभी बाहर जा रहा है, पॉवर्टी में आ रहा है बाहर जा रहा है, दैट इज नोन एज। हमारे पास कौन से पुअर होते हैं, वो चर्निंग पुअर होते हैं। कौन से पुअर होते हैं, चर्निंग पुअर, जो कभी पॉवर्टी में आ रहे हैं कभी बाहर जा रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद डिफरेंट टाइप्स, ओकेजनली पुअर मतलब किसी एक ओकेजन में वो पुअर होंगे, इनको ट्रांजिएंट पुअर भी कहते हैं। ये वन और द सेम थिंग है, थोड़ा ही डिफरेंस है, ओकेजन पुअर या ट्रांजिएंट पुअर। ट्रांजिएंट पुअर मतलब मैक्सिमम टाइम ये मतलब अबव पॉवर्टी लाइन रहते हैं, ये किसी टाइम पे पॉवर्टी में थोड़ी देर के लिए आ जाते हैं वापस बाहर निकल जाते हैं। ऐसे पुअर को बोलते हैं ट्रांजिएंट पुअर। क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट पुअर। एक होता है क्रोनिक पुअर, ठीक है, क्रॉनिक पुअर, ये तीन याद रख लो। एक होता है क्रॉनिक पुअर, वो होता है ज्यादा टाइम पॉवर्टी में, ये आ गया ना बिलो पॉवर्टी लाइन, ये आ गई पॉवर्टी लाइन, इसके नीचे ज्यादा टाइम वो गरीबी में ही रहता है। कोई एक आधा दिन जो है वो गरीबी से बाहर निकल सकता है, जब उसको एज मिल जाए किसी चीज में, उसको हम बोल देंगे कौन सा पुअर है, वो क्रॉनिक पुअर है। वो कौन सा पुअर है, क्रॉनिक पुअर। तो क्रॉनिक पुअर जैसे कैजुअल वर्क, वो ज्यादातर मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन ही रहते हैं, कोई एक आधा हो जाएगा दिन जिसमें ऊपर आ सकते हैं, बट अदरवाइज नहीं। ट्रांजिएंट पुअर क्या होता है, ज्यादा टाइम जो है वो अबव पॉवर्टी लाइन ही रहते हैं, किसी ओकेजन में वो नीचे चला, इसको ओकेजनली पुअर भी कहते हैं। और चर्निंग पुअर वो होते हैं जो इन एंड आउट रहते हैं, ठीक है, पॉवर्टी लाइन में, उनको बोलते हैं हम चर्निंग पुअर। आई होप आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ पुअर जो है वो समझ आ गए होंगे। चर्निंग पुअर भी समझ आ गया, ट्रांजिएंट पुअर भी, क्रॉनिक पुअर भी। मैंने ऑफिस भी जाना है, आई एम गेटिंग लेट, तो देखते हैं वैसे कंप्लीट हो जाता है तो 5-10 मिनट हैं अभी। डैश अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन व्हेन अ पर्सन इज unemployed not due to unavailability of jobs in the economy but because of not being able to find employment of his or her own choice। देखो कह रहा है कि एक अनएम्प्लॉयमेंट, एक ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट में है मतलब उसको काम के लिए वो सीख कर है बट काम नहीं मिल रहा। पर्सन इज अनएम्प्लॉयड नॉट ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ जॉब, मतलब जॉब्स हैं, यहां पर जॉब वाली कंडीशन नहीं है, बट बिकॉज ऑफ नॉट बीइंग एबल टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ हिज और हर ऑन चॉइस। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है वो बनना चाहता है आईएएस ऑफिसर, उसको जॉब कोई छोटी मोटी मिल रही है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है उसको जॉब नहीं मिली, बट उसकी चॉइस की जॉब नहीं मिल रही है, वो उस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है। ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट को क्या बोलेंगे, ठीक है, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, बोथ है ना। देखो यार इसको बोलेंगे वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। देखो उसको वॉलेंट्री मतलब अपनी मर्जी से आप अनएम्प्लॉयड रह रहे हो, भाई आपको गवर्नमेंट आपको जॉब मिल रही है बट आपकी चॉइस की नहीं मिल रही, इसलिए आप अनएम्प्लॉयमेंट रह रहे हो, अनएम्प्लॉयड रह रहे हो, दैट इज नोन एज वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इसका उल्टा अनवॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट मतलब इनवॉलेंट्री में क्या होता है, आप चाहते हैं जॉब बट आपको मिल नहीं रही है, ठीक है, किसी और फैक्टर्स की वजह से हो सकती है बट आपको मिल नहीं रही है, ऐसी को बोलते हैं इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलेंट्री में क्या होता है, आप चाहते हो जॉब बट जो आपकी चॉइस वाली जॉब है वो आपको नहीं मिल रही, कोई और जॉब मिल रही है तो आप नहीं ले रहे हो, तो वो आपका होगा वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। मैंने आपको एग्जांपल से भी बता दिया कि आप कुछ एक बहुत बड़ा कुछ बनना चाहते हो बट आपको छोटी जॉब ऑफर की जा रही है, तो भाई आप नहीं ले रहे हो, तो आप हो वॉलेंट्री
अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, वॉलंटरी अनएम्प्लॉय, ये पॉइंट आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया? इनमें से कौन सा जो है वो कॉज है अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया? पॉपुलेशन का बढ़ना, भाई ये तो है ही है। इनइफेक्टिव इकोनॉमिक प्लानिंग, अगर आपकी कंट्री की इकोनॉमिक प्लानिंग अच्छी नहीं है तो तब भी अनएम्प्लॉयमेंट होगी, तो बिल्कुल ये भी सही है। बोथ एंड भी। मैरिज, देखो मैरिज कोई कॉज नहीं है अनएम्प्लॉयमेंट का, किसी की शादी होने से वो अनएम्प्लॉयमेंट है ऐसा कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ एंड भी। बहुत ज्यादा मैरिड पर्सन भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो मतलब बोथ एंड भी इसका हो जाएगा। पॉपुलेशन का बढ़ना और इनइफेक्टिव इकोनॉमिक प्लानिंग की वजह से जो है हमारा अनएम्प्लॉय। देखो यार, अनएम्प्लॉयमेंट का अगर कोई कॉज पूछ ले तो आप थोड़ा दिमाग लगा के एग्जाम में कर देना, ठीक है। तो वो मैं क्वेश्चन इस तरह के भी आपको पढ़ाऊंगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 13 पे स्विच करते हैं। वी हैव डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, यहां पर हमें बताना है इनमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, कौन सी करेक्ट है। डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट वो होती है अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स ड्यूरिंग सर्टेन सीजन ऑफ द ईयर, मतलब आप सीजन में अनएम्प्लॉय रहते हो। फॉर एग्जांपल देखो, एक जो एग्रीकल्चर में होता है वो एक सीजन में काम करता है और फिर उसके बाद जब सीजन खत्म हो जाता है तो वो अनएम्प्लॉय रहता है, इसको डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को क्या बोलते हैं, व्हेन मोर पीपल आर एम्प्लॉयड देन एक्चुअल, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा है लोग अगर एम्प्लॉय होंगे उसको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। ये दोनों स्टेटमेंट जो है गलत है, क्यों? क्योंकि इनको उल्टा कर दिया गया। बेसिकली क्या होता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वो होती है जब आप अनएम्प्लॉय रहते हो कुछ सीजन में और कुछ सीजन में एम्प्लॉय रहते हो। फॉर एग्जांपल एक एग्रीकल्चर वाला क्या होता है कि वो कुछ सीजन में क्या करता है कि एग्रीकल्चर का काम करता है और कुछ सीजन में अनएम्प्लॉय रहता है, क्योंकि हर साल पूरा साल तो काम चलता नहीं रहता। डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट वो होती है जब मोर पीपल आर एम्प्लॉयड देन एक्चुअली नीडेड। एक खेत में फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर की बात कर लो, अगर एक खेत में 5 लोग चाहिए सिर्फ काम करने, वहां पर 10 लोग हैं, तो वो कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट है, डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा हैं, खेत में 5 ही कर सकते हैं, तो ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जब ज्यादा पीपल एम्प्लॉय हो देन एक्चुअली नीडेड, काम 5 भी कर सकते हैं बट 10 एम्प्लॉय हो, ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को बोलेंगे डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का फर्क आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेस फ्रॉम द मिसमैच बिटवीन द जॉब्स एंड स्किल्स ऑफ द अवेलेबल वर्कर्स इन द मार्केट? कौन सी तरह की अनएम्प्लॉयमेंट है जो अराइज होती है मिसमैच की वजह से बिटवीन द जॉब्स एंड स्किल्स ऑफ द अवेलेबल वर्कर्स इन द मार्केट? देखो, एक ऐसी तरह की अनएम्प्लॉयमेंट है किसकी वजह से हो रही है, एक मिसमैच है जॉब्स और स्किल्स ऑफ द अवेलेबल वर्कर, मतलब किसी के पास स्किल है बट उसको उसके अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिल रही है। कोई एक पर्सन है वो जॉब दे सकता है बट उसको स्किल का बंदा नहीं मिल रहा है उस स्किल का, ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट को क्या बोलें? आप समझ रहे हो ये पॉइंट क्या? फॉर एग्जांपल मेरे में किसी चीज की स्किल है बट उस स्किल के अकॉर्डिंग मुझे टीचिंग की स्किल है, मुझे टीचिंग के रिलेटेड जॉब नहीं मिल रही है, तो ये इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट आएगी। फॉर एग्जाम्पल मुझे टीचर चाहिए बट मुझे टीचर नहीं मिल रहा है, अगर कोई एक इंस्टीट्यूट है उसको टीचर चाहिए बट उसको उस स्किल उस लेवल के टीचर नहीं मिला, तो वो भी एक तरह की अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ये कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट होती है? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिक, टेक्नोलॉजिकल या नन? इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट वो अनएम्प्लॉयमेंट है जो स्किल के अकॉर्डिंग ना हो, स्किल और जॉब के बीच में मिसमैच है। फॉर एग्जांपल एक पर्सन की स्किल अच्छी है बट उसको उसके अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिलेगी, उसको बोलेंगे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या, फॉर एग्जांपल अच्छी टेक्नोलॉजी आने की वजह से कई बार क्या होता है लोगों का काम, फॉर एग्जांपल एआई आने की वजह से बहुत सारे जो लोग इन सॉफ्टवेयर डिजाइन काम करते हैं इनका तो खत्म हो गया, तो बेसिकली एआई की वजह से इनमें इंपैक्ट पड़ा, तो ये होती है टेक्नोलॉजी की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आना। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट होता है कि जब इकोनॉमी, सपोज करो इकोनॉमी, किसी कंट्री की इकोनॉमी है, वो इकोनॉमी किसी बिजनेस की बात करें, उसकी इकोनॉमी डाउन चलेगी, उसकी मतलब डिमांड नहीं है गुड्स की, तो बेसिकली वो अपने लोगों को बाहर निकाल देगा, अपनी कंपनी के लोगों को, तो ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं साइक्लिक। जो बिजनेस साइकिल की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आती है, मतलब बिजनेस में कभी अप जाता है कभी डाउन आता है, उसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट आती है दैट इज नोन एज साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। इसके तरह एक और होता है, ये भी देख लो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, फॉर एग्जांपल मैं एक जगह पे जॉब करता था, ठीक है, मेरी ये जॉब छूट गई, अब मैं दूसरे के लिए सर्च कर रहा हूं, उस टाइम के बीच में जो अनएम्प्लॉयमेंट रहूंगा ना, दैट इज नोन एज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब सर्चिंग टाइम में जब आप दो जॉब्स के बीच में स्विच करते हो ना, तो वो सर्च करते हो जब आप दूसरी जॉब के लिए, उसके बीच में जो टाइम आप अनएम्प्लॉयड रहते हो दैट इज नोन एज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 पे मूव करते हैं एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। इसके बाद जो दो क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको, नेक्स्ट लेक्चर के साथ ही मैं आपको कवर करवा दूंगा। दो क्वेश्चन और मैंने डाले थे। इन विच 5 ईयर प्लान द मेन ऑब्जेक्टिव आर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी? कौन से 5 ईयर प्लान में जो है मेन ऑब्जेक्टिव था वो था इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी को खत्म करना। फर्स्ट 5th 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, 6th 5 ईयर प्लान और सेकंड। देखो जब हमारा
1950 के बाद प्लानिंग कमीशन जो है वो 5 ईयर प्लान लाता था ना। तो इसमें पूछा कौन से 5 ईयर प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो पॉवर्टी को खत्म करना था, गरीबी हटाओ। वो कौन सा प्लान था? 5th 5 ईयर प्लान। याद रखना कब आया था ये? 1974 से 79 के बीच में इंदिरा गांधी जी के टाइम पे आया था। इंदिरा गांधी जी के टाइम पे आया था ये। इसका क्या नाम था? गरीबी हटाओ। ठीक है, तो इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी से डील करता है। अब इसके बाद ही ना इंदिरा गांधी को हटाने के लिए एक नारा लगा था, इंदिरा हटाओ। तो बेसिकली आपने ये याद रखना है कि कौन से 5 ईयर प्लान में पॉवर्टी को खत्म करने की बात की गई, 5th 5 ईयर प्लान में, जिसमें फोकस किया गया था गरीबी हटाओ भी नारा चला था 1974 से 79 के बीच में। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये दो क्वेश्चन में आपको होमवर्क दे रहा हूं। मेन ऑब्जेक्टिव प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम क्या है और मेन ऑब्जेक्टिव नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन क्या है, ये दोनों क्वेश्चन देख लो। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर ट्राई करना कमेंट सेक्शन में, इनको मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूं। इनके आंसर डाल दिए, पीडीएफ जो है यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया। उसके बाद इंस्टाग्राम हैंडल रोज आपको डाला जाता है, इंस्टाग्राम हैंडल को ज्वाइन करो, वहां पर करंट अफेयर्स मिलते हैं। जो भी स्पेशलाइजेशन के चैप्टर हैं वो साथ साथ रिवाइज करते चलो। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना डू यू नीड सेक्शनल टेस्ट फ्रॉम अस, तो हम उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर देंगे जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। यूनिट 4 कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद सेक्शनल टेस्ट आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। 2-3 दिन का गैप रखे ताकि आप पूरा यूनिट कवर कर पाओ। फिर एक यूनिट का टेस्ट, फिर दूसरे का मैं बता दूंगा आपको कितने क्वेश्चन आएंगे, वो सारा मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा किस तरह से आपने एनरोल करना है। ठीक है, दिस इज इट फॉर टुडे। Thank you so much for watching.